सर आपको आवाज आई है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बट यू आर नॉट विजिबल. ओके, वी स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट. सर मैं थोड़ी देर तक कैमरा ऑन करती हूँ, अच्छा ये जी. हसन आएगा ना मैं ओके ओके. फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो उसने बुक लिखी है उसको हिस्ट्री भी कहा जाता है. इसमें उसने डिस्कस किया है कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के अंदर आया और उसके इम्पैक्ट जो इंग्लैंड के ऊपर और ओवरऑल वर्ल्ड यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर क्या पड़ते हैं. और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर चार्ल्स डिकन ने अपना एक नावल लिखा था, अ टेल ऑफ द टू सिटी. फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसने बैकग्राउंड रखा था, उसके अंदर एक लव स्टोरी थी और लव में भी एक ही बंदा है, उसके दो रोल हैं, सिडनी कार्टन. उसके बाद आ हीरो उसने लिखा है, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री. 1841 में उसने बुक लिखी है, मैंने आपको बताया. उसमें मुख्तलिफ जो हीरोज जो हैं उनको कहता है कि इन हीरोज को हम फॉलो करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं. कलेक्शंस ऑफ द थॉमस कार्लाइल, 6 लेक्चर डिलीवर 1840, पब्लिश इन जेम्स फ्रेजर मैगजीन. ये एक फ्रेजर मैगजीन बड़ी प्रोमिनेंट है लंदन के अंदर, तो उसमें ये पब्लिश हुए थे. उसके बाद द हीरो एज अ डिविनिटी. उसके बाद अ हीरो एज अ प्रॉफिट, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. सो हियर इज अ फातिमा इज ओवर हियर. मोस्ट वेलकम, फातिमा इज ओवर हियर. Fatima is trying, I think. Okay. Fatima, welcome back. You have come and we are very happy you have come back. मैं चाह रहा था कि जो लेक्चर मैंने इतनी मेहनत से यानी डिलीवर किया है, तो मैं चाह रहा था कि आप भी उसमें फ़ायदा लें. आप भी माशाल्लाह हमारी बड़ी कमिटेड स्टूडेंट हैं. द हीरो एज, ये ऑर्डन है वर्ड, इसको चेंज कर लें, ये ऑर्डन. सो द हीरो ऑफ द हीरो एज अ डिविनिटी, ऑर्डन को कहता है ये डिविनिटी का हीरो है. उस हीरो एज अ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसके ऊपर उसने लिखा. ये सारे हीरो हैं उसकी नज़र में. हीरो एज अ पोएट डांटे एंड शेक्सपियर. और उसके बाद द हीरो एज अ प्रीस्ट किंग मार्थर, किंग लूथर. ये जो किंग लूथर प्रीस्ट, कहते हैं ये प्रीस्ट था लूथर, तो इस लूथर को उसने प्रीस्ट कहा है. उसके बाद द हीरो ऑफ द मैन एज मैन ऑफ लेटर जॉनसन और रूसो को उसने कहा ये दोनों जो हैं मैन ऑफ लेटर हैं. उसके बाद द हीरो एज अ किंग, इसको उसने कहा क्रोमवेल, नेपोलियन और क्रोमवेल, इनको क्या कहा, किंग थे ये. बाकी हमने सारा डिस्कस किया है. नो लेट्स डिस्कस अबाउट डावर बीच. डावर बीच का सीन जो है इस तरह का होता है जो आपको नज़र आ रहा है आपके सामने. ये बड़ा खूबसूरत सा सीन है और डावर बीच एक बहुत खूबसूरत प्लेस है जहाँ पे हमारा पोएट जो है मैथ्यू आर्नल्ड वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने गया हुआ है. मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस की जो फीलिंग्स होती हैं वो इंसान को कभी नहीं भूलती. ये वो प्लेस है जहाँ पे इस तरह का मंजर है, जहाँ पे पोएट बैठा एक किनारे से दूसरा किनारा जो फ्रेंच बॉर्डर को जाके छूता है उसको वो देख रहा है. आपको मैंने बताया था कि नॉर्मन्स ने जब हमला किया था तो वो भी एक सी को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में आते हैं, नॉर्मन्स भी. तो इसी तरह का ये जो एक किनारा दूसरे किनारे में जाके फ्रेंच के साथ लगता है. हमारा पोएट इधर बिल्डिंग में खड़ा है और उस बिल्डिंग के अंदर से दूसरी सिचुएशन को देख रहा है. सो लेट्स स्टडी and I hope you will enjoy this poem. टावर बीच मेरी फेवरेट पोएम है. थोड़ा सा ये मंजर देख लें, ये कितना खूबसूरत आपको मंजर नजर आ रहा है. इसी तरह का सीन जो है हमारा पोएट जो है उसके अंदर खींचता है. आई थिंक ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा. Excuse me, sir. It's a 9:35 time of class. ओके, ये हमने इसको फिनिश करना है, ये इतनी बड़ी नहीं है पोएम.
मैं इसको जैसे पढ़ाता जाऊंगा, मैंने ओवरव्यू आपको बताया है, इसको सुन लें थोड़ा सा। जी सर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपकी पोइम सारी आपके लेक्चर का बहुत मजा आता है, लेकिन मैं आजकल तो फिर आपको पता है रमजान की वजह से, इसलिए मैंने कहा था कोई इशू नहीं, हम 11 बजे तक भी लेक्चर ले सकती हैं। चलें, वो आपको फिर लेक्चर दिया करेंगे आप, कोई बात नहीं, फ्री हो जाएं। हमारे पास ये टाइम शायद इतना ना रहे आपके पास भी, क्योंकि जितने दिन है आप एंजॉय करें, उसके बाद हमने एक क्लास और स्टार्ट कर लेनी है। हो सकता है इन फ्यूचर CSS की क्लास भी स्टार्ट करें, तो फिर आपको फिर 1 घंटा ही हार्डली मिलेगा। तो जब तक यही स्टार्ट नहीं की क्लासेस रमज़ान की वजह से, उतनी देर तक चलें, आपके साथ लेक्चर भी बन रहे हैं और आपका भी फायदा हो रहा है। डावर बीच बाय मैथ्यू आर्नल्ड। इस पोएम को आप पढ़ोगे तो आपको काफी मजा आएगा और नए वर्ड्स मिलेंगे। लेट्स सी लाइन बाय लाइन। द सी इज अ काम टू नाइट। आज सी जो है बड़ा काम काम लग रहा है। मैंने आपको बताया कि अपनी बिलवड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारा पोएट जो है एक डावर बीच ऐसी प्लेस है, वहां पे गया हुआ है। उनका कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। उसमें जो जिसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फीमेल जो भी है, वो उनकी गर्लफ्रेंड है और उसके लिए वो वहां पे लिबर्टी है। हमारे कल्चर में उनमें बड़ा फर्क है। हमारे तो एक मैरिड रिलेशन हो तो उसके साथ ही हम अपने रिलेशन बनाते हैं, उसमें जो भी आ जाए उनके सामने। उन्होंने, मैंने बताया ना किस पे वर्क किया, फ्रेटर्निटी पे, इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सीन के ऊपर है, एक डावर बीच है जो कि इंग्लैंड, और एक किनारा उसका इंग्लैंड की तरफ है तो दूसरा उधर है। यहाँ पे कमरे में बैठा खिड़की के पास बाहर नज़ारे को देख रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। द सी इज इन द काम टूनाइट, द सी इज काम टूनाइट। आज सी जो है बड़ा काम है। द टाइड्स इज अ फुल मून लाइज फेयर्स। और आज इसकी जो, इसके अंदर जो टाइड्स हैं, जो इसके अंदर वेव्स जो हैं, उन्होंने क्या बनाया है उसको, द मून इज लाइज फेयर। मून जो है बिल्कुल फेयर, खूबसूरत नजर आ रहा है। जब भी आप देखते हैं कि रात का समा हो और ऊपर से मून की शुआएं पड़ रही हो, इस तरह के सीन में ये समंदर आपको सामने नजर आ रहा है, सी, तो वो कितना खूबसूरत नजारा होता है। कहता है अपॉन द स्टेयर्स, और कहता है अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। ये कहता है कि फ्रेंच कोस्टल जो एरिया है, कोस्ट का एरिया है, वहां पे ऊपर से लाइट पड़ रही है, किसकी, मून की। ग्लीम्स, ग्लीम का मतलब होता है चमकना, इज ग्लीम एंड इज गॉन। कहता है वो चमकता है और फिर उसके बाद वो लाइट जो है वो चली जाती है। द क्लिफ ऑफ द इंग्लैंड स्टैंड। और मैं क्या कहता है कि क्लिफ यानी इंग्लैंड की साइड पे जो क्लिफ्स हैं, चट्टाने हैं, वहां पे मैं खड़ा हूं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट एंड आउट द ट्रैंक्वल बे। बे का मतलब होता है, ट्रैंक्वल का मतलब होता है पीसफुल। मैं कहता है कि ग्लिमरिंग एंड वास्ट, मैं कहता है कि सारे नज़ारे को देख रहा हूं जो चमक रहा है और बड़ा वसी है ये समंदर के ऊपर जो शुआएं उसकी मून की पड़ रही हैं। एंड आउट इन द ट्रैंक्वल बे, ट्रैंक्वल बेस, और ये बड़ा पीसफुल मंजर नजर आ रहा है। कम टू द विंडोज। अब किसी को बुला रहा है, डेफिनेटली उसकी बिलवर्ड है या उसकी वाइफ है, उसको वो बुला रहा है कि देखो इधर आओ। कहता कम टू विंडो, अब इस विंडो के पास आओ। स्वीट इज द नाइट एयर। देखो कितनी खूबसूरत नाइट है, इसकी हवा कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लाइट, यानी पोएट हमेशा किसको टच करता है, हमारे राइट साइड ऑफ ब्रेन को टच करता है, जिसको, जो इमेजेस और पिक्चर्स को कैच करता है, और ये हमेशा इमेजरी और विजुअल चीजें आपको देगा। कम टू द विंडो, विंडो की तरफ आओ। विंडो इज द नाइट एयर, नाइट एयर। देखो विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, कितनी खूबसूरत मीठी हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइंस ऑफ द स्प्रे। और कहता है इसने, इस हवा ने, जब वो टाइड्स वहां पे बन रही हैं, उसके अंदर वेव्स बन रही हैं, तो उन्होंने एक झाग सी बना दी है, उससे एक झाग बन रही है। स्प्रे का मतलब होता है झाग, लाइन ऑफ द स्प्रे, एक झाग नुमा वहां पे प्लेस बन रही है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब, लैंड का मतलब होता है जब ऊपर ऊपर मून हो और रात का समा हो, तो उसकी लाइट अगर जैसे ही समंदर के ऊपर पड़ती है तो वहां पे बड़ी रोशनी हो जाती है उस जगह पे, उसको कहते हैं मून ब्लांच्ड लैंड। मून ब्लांच्ड लैंड, नोट कर लें। मून ब्लैंच्ड लैंड, कहता है कि वेयर द सी मीट एंड द मून ब्लैंच्ड लैंड, जहां पे कहता है कि सी जो है वो मिलता है और मून ब्लैंच्ड लैंड है। ये मून ब्लैंच्ड लैंड का मतलब क्या है कि जहां ये वाला समा,
अगर आपको नजर आ रहा है, ये नीचे इस तरह का सीन बन रहा है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर्स। देखो कैसे जब वो ऐसे उसके अंदर वेव्स चलती हैं सी के अंदर, तो उससे एक क्रशिंग की आवाज आती है, जैसे कोई चीज जो है वो क्रश हो रही है। कहता लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर्स, ये तुम चीखने की आवाजें, ये क्रश किसी चीज के रगड़ने की आवाजें तुम सुन रही हो, या वो क्रश होने की आवाजें सुन रही हो। ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रा बैक्स एंड द फ्लिंग्स, ऐसे कि जैसे वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं उनको पीछे धकेल रही है, क्या पानी की वेव्स। एंड फ्लिंग्स एट देयर रिटर्न्स अप टू द हाई स्ट्रैंड्स, और उनको क्या उठा रही है, रिटर्न का फिर वापस जा रही है, यानी उसके पीछे धकेल के चट्टानों को, छोटे छोटे पत्थरों को, उसके बाद क्या कर रही है, अप हाई स्ट्रैंड्स, और फिर ऊपर जा रही है। उसके बाद बिगिंस एंड सीज, कभी शुरू होती है कभी रुक जाती है। इंसान के दिल के अंदर भी ऐसा ही मामला चल रहे होते हैं। whenever he is in love, whenever he is in a romantic positions, there are the waves running in the heart of the man. So begins and see, कभी ये जो रुकती है, और कभी सीज का मतलब होता है रुकना, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। कभी ये रुकती हैं, कभी ये चल पड़ती हैं ये वेव्स, एंड देन अगेन, और फिर अगेन बिगिन, और फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। अब समंदर के अंदर ऐसे वेव्स चलती हैं, फिर वेव रुक जाती है, फिर पीछे से आती है, फिर ऐसे, फिर इस तरह वंस अगेन स्टार्ट हो जाती है। कहता है बिगिन एंड सी, कभी शुरू हो जाती है कभी खत्म होती है, एंड देन अगेन बिगिन, और दोबारा शुरू हो जाती है। ये वेव्स ऐसे चलती हैं। ये बेसिकली सिंबल है रेस्टलेस पोजीशन का। सोसाइटी जो है वो क्रम्बलिंग कंडीशन में है, सोसाइटी जो है फेथलेस है, सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोसाइटी मटेरियलिस्ट है, और वो भी क्या है, वेवर्ड कंडीशन में है। ये उसको रिप्रेजेंट करता है विद द ट्रेमलस। ट्रेमलस का मतलब होता है किसी चीज का कांपना। विद ट्रेमलस कैडेंस स्लो, और कहता है कि इसके अंदर एक वाइब्रेशन, ऐसे किसी चीज की कपकपाहट, किसी चीज की वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन होती है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और इसके अंदर फिर एक सैडनेस का नोट आ जाता है। सैडनेस सिंबल है सोसाइटी का, दुनिया का, उस वक्त की करप्ट जो सोसाइटी है उसका। तो फिर उसके अंदर जब भी कोई चीज करप्ट होगी, डिके की शक्ल में होगी, तो उसमें प्रोग्रेस नहीं होती। उसके बाद कहता है सोफोक्ली। अब यहाँ पे उसने एक रेफरेंस यूज किया सोफोक्ली का। आपको पता है सोफोक्ली कौन है? सोफोक्ली एक ग्रीक राइटर था, और उसने लिखा था ड्रामा इडिपस रेक्स। उसने उसके बाद इडिपस रेक्स लिखा था, उसके बाद उसने इलेक्ट्रा, और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के प्लेज लिखे थे, ट्रेजिक प्ले लिखे थे। एक बहुत बड़ा ट्रेजिडियन था सोफोक्ली। लॉन्ग अगो, कहता है बहुत अरसा पहले, यानी हजारों साल पहले सोफोक्ली ने क्या किया होगा, सोफोक्ली ने भी शायद ऐसे ही किया होगा। हर्ड इट ऑन द ईजियंस, उसने भी ईजियन सी था, ग्रीक के अंदर एक ईजियन बहुत बड़ा सी है। कहता है ईजियन सी ग्रीक के अंदर जो सी है, वहां पे खड़े होकर सोफोक्ली ने भी शायद इसी तरह का कोई मंजर सुना होगा, कोई इस तरह की प्लेस देखी होगी। कहता हर्ड इट ऑन द ईजियंस, सोफोक्ली ने भी ईजियन सी के किनारे पर खड़ा होकर, एंड इट ब्रॉड द एजियन सी इनटू हिज माइंड एंटर एम्ब एंड फ्लो, उसने अपने माइंड में वो एजियन सी लेकर आया होगा, और उसका एब एंड फ्लो उसका नोट किया होगा, उसकी जो वहां पे परेशानी है, एब एंड फ्लो है। फिर उसने बड़े बड़ी ट्रेजेडी लिखी थी। इनटू हिज माइंड एंड टर्बिड्स एब एंड फ्लो, उसके एब एंड फ्लो का मद्दोजर को नोट किया होगा। ऑन द ह्यूमन मिजरी, और उसने देखा होगा किस तरह ह्यूमन मिजरी भी इसी तरह ही है। इंसान के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, एब एंड फ्लो, यानी अप डाउन हो रहे हैं। कहता है फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट। यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया है कि हर्ड। एक होता है हर्ड और एक होता है लिसन, और एक होता है हर्ड। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा मुझे सुन रहा है, लिसन कर रहा है। मुझे हो सकता है वो जस्ट हियरिंग कर रहा है। हियरिंग का मतलब होता है कि जो रैंडम साउंड चल रही है आपके एनवायरनमेंट में, वो हियरिंग है, उसमें आप कंसंट्रेशन नहीं होती आपकी। लेकिन लिसन में कंसंट्रेशन होती है। व्हेन यू लिसनिंग टू समबडी, इट मीन यू आर गिविंग फुल फोकस। तो लिसनिंग और हियरिंग दोनों में फर्क होता है। Into his mind the turbid ebb and flow of the human misery we find also in the sound a thought। हम कहता है we find in the sound a thought, हम भी कहता है इस साउंड के अंदर वही थॉट महसूस करते हैं। यानी पोएट भी हमारा किनारे पे खड़ा है,
और उस किनारे पे पूरे मंजर को देख रहा है, कहता है कि मेरी तरह हो सकता है, हमारी तरह सॉफ्टली भी खड़ा होके एजियन सी के ऊपर इसी तरह की मद्दोनजर को देख रहा हो, एब एंड फ्लो को देख रहा हो, उसने नोटिस किया और फिर उसने वो अपनी ह्यूमन मिजरी उस अपनी ट्रेजेडीज के अंदर डाली और कहता है कि हमें भी वैसी ही थॉट आ रही हैं इसको देख के, ये जो नजारा मैं देख रहा हूं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था मंजर। हियरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, और मैं कहता है कि नॉर्दर्न सी से ये देख रहा हूं, हियरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, और ये मैं नॉर्दर्न सी से डिस्टेंस यानी मैं इंग्लैंड के सी के एक किनारे से दूसरा किनारा जो फ्रांस को टच करता है मैं उसे देख रहा हूं। द सी ऑफ फेथ, सी ऑफ फेथ क्या है? लोगों का ट्रस्ट। देखिए आजकल की दुनिया में, आज तो पोस्ट मॉडर्न एज है ना, आज तो यानी बनता है इंसान के दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो ये उस वक्त भी था। वो कहता है द सी ऑफ फेथ, ये लॉस हो चुका है इंसान को। जब इंसान के ऊपर बताएं ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो दुनिया का मकसद ही खत्म हो जाता है। दुनिया का कोई निजाम भी अगर थोड़ा सा डाउट हो जाए ना, ये कायनात आपस में डाउट करे तो ये आपस में टकरा जाए। ये कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ चल रहे हैं सारा निजाम। ट्रस्ट के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, आप इंसानों को कैसे चलाएंगे? कहता द सी ऑफ द फेथ was once two at the full and the round earth shores, was once two and full round earth shores। कभी कहता है कि दुनिया के अंदर सी ऑफ फेथ था, was not once, यानी अब जो सी ऑफ फेथ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो समंदर है किसका? फेथ का, यानी फेथ जो ट्रस्ट है लोगों में, ईमान जो है वो खत्म हो चुका है। टू एट द फुल एंड द राउंड अर्थ शोर्स, पूरी दुनिया के कहता है किनारों से खत्म हो गया है, पूरी दुनिया में ये खत्म हो चुका है। लाइक द फोल्ड्स ऑफ द ब्राइट गिर्डल्स फर्ड्स बट नो आई ओनली हियर्स। लेकिन कहता है कि अब ले लाइक द फोल्ड्स ब्राइट गिर्डल्स, अब तो कहता है ऐसे बेकार चीजें पड़ी हुई हैं सामने, ले गिर्डल फर्ड, बिल्कुल कहता है बेतरतीब चीजें पड़ी हुई हैं। अब कोई भी चीज जो है वो तरतीब में नहीं है, अब कोई भी चीज जो है वो एक फेथ के साथ नहीं है, किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल रैंडम किस्म की दुनिया है। बट नो ओनली हियर, अब सिर्फ हम सुनते हैं। बट नो आई ओनली हियर, कहता अब मैं सिर्फ सुनता हूं। वो ईमान वाली कंडीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हम रैंडमली चीजों को सुनते हैं, मतलब वो लिसन नहीं कर रहे चीजों को जो एक कंसंट्रेशन और फेथ के साथ सुनते थे। अब हम एक रैंडमली चीजों को लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूं तो 50 बंदे मुझे सुन रहे हैं, उसमें से 10 बंदे कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। तो अब हम लिसन नहीं करते, सिर्फ हियरिंग करते हैं। कहता है इट्स मेलनकली लॉन्ग, और मैं क्या देखता हूं? कहता है कि इस दुनिया के अंदर मेलनकली देखता हूं, विद ड्रॉइंग रोर, और एक कहता आवाजें सुनता हूं, किसकी? रोर, चीखने की। रिट्रीटिंग टू द बनीथ, और ये जो बड़ी बड़ी साउंड्स हैं वेव्स की, ऊपर जाती हैं और फिर ये नाकाम होके पीछे लौट आती हैं। मतलब अब जो वेव्स हैं ये भी थक गई हैं चल के, और इन ये भी जाती हैं और फिर वापस रिट्रीट होके, रिट्रीट का मतलब होता है हार के वापस आ जाती हैं। ये इंसान की वो फेथ के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, फेथ भी खत्म हो गया है। टू द ब्रेथ ऑफ, कहता है टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड्स डॉन द वास्ट एजेस डियर and naked shingles of the words around the store near sea। कहता है कि अब ये जो स्टोन्स हैं उसको जाके टकराती हैं ये वेव्स, और फिर वापस आ जाती हैं। ये छोटे छोटे जो राउंड किस्म के स्टोन्स हैं उनके साथ टकरा के फिर वेव्स जो हैं वापस आ जाती हैं। अब इनके अंदर कोई ट्रस्ट नहीं रहा, ये दुनिया के अंदर कहता ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आखिर में वो कहता है लव लेट अस बी ट्रू, कहता है प्यार हमें तो एक दूसरे के साथ ट्रू होना चाहिए। टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ ट्रू होना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, ये दुनिया जो तुम्हें नजर आती है, अपनी बिलवड से कहता है ये दुनिया जिसको तुम देख रही हो, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, ये तो ख्वाबों की दुनिया है, ये तो धोखे की दुनिया है, ये तो डिसेप्शन की दुनिया है। यहाँ पे तो लोग लोगों से धोखा करते हैं, लोग लोगों को छोड़ देते हैं, लोग लोगों को डिसीव कर रहे हैं। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, ये तो हमारे सामने एक ड्रीम की दुनिया है जो तुम जिसको रियलिटी समझे हुए हो, ये रियलिटी तो है ही नहीं। हम एक दूसरे को दे ही क्या कर सकते हैं? लेट्स बी ट्रू, हमें एक दूसरे के साथ ट्रू होना चाहिए। टू बी वन अनदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द वर्ल्ड विच यू सीम, ये दुनिया जो तुम देख रही हो, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, ये तो एक ड्रीम की दुनिया है, ये तो ख्वाबों की दुनिया है, ये तो धोखे की दुनिया है। क्या है इसमें? सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, कभी तो ये बड़ी मुख्तलिफ होती है, कभी खूबसूरत होती है, कभी एक नई होती है। दुनिया की तो एक शक्ल ही नहीं है। रियलिटी जो हम परसीव करते हैं हर वक्त चेंज होती रहती है।
देखें, कोई टाइम होता है कि हम एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि हमें लगता है कि ये सूरज भी मेरे लिए है, ये चांद भी मेरे लिए, ये सब कुछ मेरे लिए है। लेकिन एक स्टेट होती है कि उसमें हम फील करते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इंसान की रियलिटी उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी उसको पर्सनल रियलिटी देती है। पर्सनल रियलिटी वो किस तरह की पर्सनैलिटी है वैसी वो फॉर्म कर लेता है। मेरी और है, आपकी और है, सम बॉडी की और है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ और होती है। वो जब से ये दुनिया बनी है उससे चल रही है और उससे आप बदल नहीं सकते। उसके बाद हैथ रियलिटी नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। भाई इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया की बातें करती हो, इस दुनिया में ना तो जॉय है, ना लव है, ना लाइट है, ना कोई रोशनी है। लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर, लेट्स हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर एंड लेट्स क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड रादर देन believing in this word which is the word of dream and deceptions and nothing else. नॉर सर्टिट्यूड, इस दुनिया में ना तो कोई किसी पे यकीन करता है, नार पीस, ना यहाँ पे अमन है, नार हेल्प और पेन, और ना कोई दुख में किसी का साथी बनता है। एंड वी आर हेयर एज ऑन द डार्कनिंग प्लेन, और मुझे लगता है कि हम तो किसी एक अंधेरे वाली किसी प्लेन जगह पे खड़े हैं, स्वेप्ट विद द कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ द स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और हमेशा कोशिश कर रहे हैं और कंफ्यूज और बैफल्ड खड़े हुए हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैशेस बाय नाइट, जहां पे कहता है कि इग्नोरेंट जो आर्मी है हमारे ऊपर, जहालत जो है हमेशा एक नाइट की तरह, रात की तरह हमले करती है। I hope you got the point. The main message of the poet is we should trust on each other. We should create love, harmony, mutual understanding. We should trust on each other, because in this world, nothing else we can give to each other. Instead, love, peace, harmony. This world is already in chaos and dreamy world and deceptions. So what can we give to each other? We can give each other to trust, faith, and love and mutual understanding, and accept it. This world is nothing. There is neither joy nor love nor light, and no one even be your companion in your pain. Even कि आप अगर पेन में है, आपका कोई साथी भी नहीं बनेगा. If you have one, you should share and you should trust and have a better understanding. तो ये आपको मैथ्यू आर्नल्ड बताना Yes, sir. It's depend on the whole poem depend on the bitter reality of life and also this world. Exactly. So Matthew Arnold, I think in last stanza, he is portraying the world, because that was an era of industries. England was occupying different land, and England was progressing. But what they were losing faith in God. They were losing faith on each other. They were nobody love. If you have a wealth, you have a money. So what people they are closer to you. Once you are lack of money, people leave you. People don't like if you don't have power, if you don't have wealth. If you have wealth, people will be attracted towards you, people will come to you. He says that let's enjoy this moment, since we love each other and we have a good understanding, and let's be true to each other. Over there, see outside the world where we see dreamy world, we see deceptions and people deceiving each other. So he is emphasizing that this word is a lack of certitude. There is nobody is in a certain positions. Everybody is a lack of certitude, no peace, no help, and no one even help you in pain. So I think he's giving good message. Overall message is quite right. Message, he is in fact touching his own honeymoon life as well, because he is with his girlfriend and wife, and over there they both are enjoying, and he has given depiction of the England as well as French land, because one part of the sea is touching England and the other is to the French. Hope you got the point, and hope you have learned a lot. Stay blessed.